हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग करेंगे राजभाषा हिंदी के रूप में। कल का हमारा टॉपिक था, उसमें हम लोग थोड़ा सा परिचय किए थे, महत्वपूर्ण बातों को जाने थे। और आज जो है उसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल की वीडियो में नहीं आ पाता क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आ रहे थे। तो कल की वीडियो में अगर मैं इसे शामिल करती तो ये लंबा हो जाता, तो इसलिए मैं सोची थी कि एक अलग से इसका वीडियो लाऊं। तो चलिए जानते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि मुस्लिम शासन में मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक के निम्नलिखित में से कौन सी राजभाषा थी। तो कौन सी राजभाषा थी मुस्लिम शासन से मोहम्मद गौरी से लेकर, यानी मुस्लिम शासन में जो है मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक का जो समय था, तो उस टाइम की जो राजभाषा थी वो कौन सी राजभाषा थी। हिंदी थी, अरबी थी, फारसी थी या फिर तुर्की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, हिंदी, है ना। उस टाइम जो भाषा थी राजभाषा, तो वो हिंदी ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के गृह मंत्री टोडरमल के आदेश से निम्नलिखित में से किस भाषा को राजभाषा का पद मिला था। तो किस भाषा को राजभाषा का पद मिला था टोडरमल के आदेश से। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही हो जाएगा, फारसी को मिला था राजभाषा का पद। ठीक है, अकबर के गृह मंत्री थे टोडरमल, और उन्हीं के आदेश से जो है भाषा को, यानी कि राजभाषा का जो पद मिला था, फारसी भाषा को राजभाषा का पद दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा 1833 ईस्वी, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने फारसी को राजभाषा बनाए रखा 1833 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी को राजभाषा बनवाने का श्रेय आप किसे देंगे। कल ये बताया गया था कि भारत में अंग्रेजी को राजभाषा बनवाने का श्रेय आप किसे देंगे। गिलक्राइस्ट को देंगे, लॉर्ड मैकाले को देंगे, ग्रीशन को देंगे, या फिर जेम्स प्रीपेंस को देंगे। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। इन्होंने ही अंग्रेजी को राजभाषा बनवाने के लिए जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयत्नों से राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू का समान अधिकार मिला। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रयास से जो है हिंदी को उर्दू के समान अधिकार प्राप्त हुआ था राजभाषा के रूप में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो जिन्होंने अधिकार दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुदृढ़ बना सकेगी, यह कथन किसका है। यह किसने कहा था कि राजभाषा हिंदी जो है देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी। तो यह कथन जो कहा गया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता कब प्रदान की गई। तो भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता कब प्रदान की गई, आप सभी अच्छे से जान रहे होंगे इसका आंसर। तो मैं बता दूं कि इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई थी, और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद में कार्य, तो संसद में जो कार्य है वो कैसे किया जाएगा। तो संसद में जो कार्य है वह किया जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। संविधान की धारा 120 के अनुसार जो यह प्रावधान किया गया था कि संसद में कार्य जो किया जाएगा हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 120 के अनुसार यथास्थिति लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी भी सदस्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। तो संविधान की धारा 120 के अनुसार जो है ना, यथास्थिति लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति जो है किसी भी सदस्य को यह आदेश, यानी कि आदेश देता है कि आप इस भाषा में संबोधित कर सकते हैं। तो वह जो भाषा है वह है मातृभाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 345 किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद जो है 345 किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा कि राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक या हिंदी को अंगीकृत करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 347 में उल्लेखित है। तो संविधान के अनुच्छेद 347 में क्या उल्लेखित है।
तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा डी, कि किसी भी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 343 में यही उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की घोषणा की गई है। तो इसका भी आंसर आप सही बिल्कुल अच्छे से जान रहे होंगे। अनुच्छेद 343 में ऐसा घोषणा किया गया था, ऐसे घोषणा हुई थी कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 343 के द्वारा जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वह देवनागरी होगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद समिति का निम्नलिखित में से उल्लेख। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 344। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 344 में ऐसा उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें क्या है, कितने लोकसभा के सदस्य थे। लोकसभा के पहला ऑप्शन है लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा के 20 सदस्य थे। तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा के 10 सदस्य थे। चौथा ऑप्शन है लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं था। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा कि लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे, है ना। सिफारिशों की राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के संविधान के लिए अनुच्छेद 344(4) के अनुसार जो एक समिति का गठन किया गया था, उसमें लोकसभा के 20 सदस्य थे और राज्यसभा के 10 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग की संस्तुतियों की जांच के लिए समिति की कितनी बैठकें हुई। तो समिति की जो बैठकें हुई थी राज्यसभा आयोग की संस्तुतियों की जांच के लिए, तो यह जो बैठकें हुई थी 26 बैठकें हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग की संस्तुतियों की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। 8 फरवरी 1959 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था कि राजभाषा आयोग की संस्तुतियों की जांच समिति की जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, तो 8 फरवरी 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राज्य तथा दूसरे राज्य के मध्य तथा राज्य व संघ के मध्य संचार का वही भाषा होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। क्वेश्चन समझिएगा कि एक राज्य तथा दूसरे राज्य के मध्य में तथा राज्य व संघ के मध्य संचार की वही भाषा होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। तो इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में मिलता है। तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 300 इसका अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 346 में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। यानी उच्चतम न्यायालय जो है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधिनियमों, विधेयकों आदि में जो प्रयोग की जाने वाली जो भाषा का जो उल्लेख किया गया है, तो किस में उल्लेख किया गया, किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया। तो अनुच्छेद 348 में इसका उल्लेख किया गया है कि कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ होगी। तो सभी कार्रवाइयाँ जो होगी अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में जो कार्रवाइयाँ होगी, जो कामकाज होंगे, तो किस भाषा में होंगी। इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा बी, अंग्रेजी में। अनुच्छेद 348 के अनुसार ऐसा प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जो कार्रवाइयाँ होगी वह अंग्रेजी में होगी। आपको इस क्वेश्चन में जो है ये राजभाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, तो अनुच्छेद, धारा, ये सब आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जो कि याद करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन यकीन मानिए कि आप 1-2 बार अगर देख लेंगे इस वीडियो को और अच्छे से समझ जाएंगे हर क्वेश्चन को, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का जो उल्लेख यानी विशेष प्रक्रिया का जो उल्लेख किया गया है, तो किस अनुच्छेद में है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, 349 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है।
संविधान के किस अनुच्छेद में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन जो लिखा जाएगा, अभ्यावेदन में जो भाषा का प्रयोग की जाएगी, तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद जो है 350 में इसका मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 350 क में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? ये कल बहुत अच्छे से बताया गया है, तो आप सभी इसका आंसर बिल्कुल सही लगाए होंगे कि संविधान के अनुच्छेद 350 क में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में संविधान की अष्टम सूची में या अनुसूची में कितनी भाषाओं को उल्लेख मिलता है? कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है ये भी बहुत अच्छे से बताया गया है। तो 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, हम सभी अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। महगी जो है अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों जो भाषा है वह सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो तमिलनाडु राज्य की राजभाषा जो है वह क्या है? हिंदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? जिसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, इसी का उल्लेख किया गया है। किसमें? संविधान के अनुच्छेद 351 में उल्लेख किया गया कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। ठीक है, इसी का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंशी आयंगार फॉर्मूले, यहाँ पे फॉर्मूले छूट गया है, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, मुंशी आयंगार के फॉर्मूले से विख्यात अनुच्छेद है। तो कौन सा अनुच्छेद है? इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 अप्रैल 1960 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना सम्मिलित नहीं है। तो 24 अप्रैल 1960 को राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी, इसमें इन चारों बातों में कोई ऐसी बातें हैं जो सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी बातें हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य की नवचरित उत्कृष्ट कृतियों को पुरस्कृत करना, यह सम्मिलित नहीं है। बाकी जो है यह तीनों जो है वह सम्मिलित है। कौन कौन सा? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का निर्माण, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण, नंबर तीसरा अखिल भारतीय सेवाओं का उच्चतर केंद्रीय सेवाओं में भर्ती परीक्षा का माध्यम, ये सभी शामिल है। बट ये शामिल नहीं है कि हिंदी साहित्य की नवचरित उत्कृष्ट कृतियों को पुरस्कृत करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा बी 25 अप्रैल व 7 मई 1963 को। ठीक है, तो 25 अप्रैल को जो पारित हुआ था वह पारित हुआ था लोकसभा के द्वारा, और 7 मई 1963 को जो पारित हुआ था वह पारित हुआ था राज्यसभा के द्वारा। तो राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 25 अप्रैल व 7 मई 1963 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया गया? तो राजभाषा जो अधिनियम 1963 है वह संशोधित कब किया गया? इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। 1967 ईस्वी में संशोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश भर की केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं, ये कौन कौन से वर्ग हैं? तो यह जो वर्ग हैं, यह 3 वर्ग हैं क ख ग। इन्हीं तीनों वर्गों में राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश भर के जो केंद्रीय सरकारी कार्यालय हैं, कार्यालयों को बांटा गया है। तो वह वर्ग है क ख ग। तो इन सभी में हम जानेंगे कि इस वर्ग के क्षेत्र में कौन कौन से शामिल हैं, कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो जानते हैं, क वर्ग के क्षेत्र में जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली है। ख वर्ग के क्षेत्र में आप देखेंगे तो पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आदि राज्यों को सम्मिलित किया गया है। और ग वर्ग के क्षेत्र में आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तरी पूर्वी का क्षेत्र, द्रविड़ भाषी राज्य सम्मिलित है। तो इन तीनों वर्गों में इन सभी को सम्मिलित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा नियम 1976 के अनुसार किसी भी राजभाषा 1976 के अनुसार देश के किसी भी भाग में कहीं से प्राप्त हिंदी पत्रों का जवाब देना होगा तो किस भाषा में देना होगा? हिंदी में देना होगा, अंग्रेजी में देना होगा, संबंधित राज्य की राजभाषा में देना होगा, किसी भी भारतीय भाषा में देना होगा। तो इसका जो है आंसर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हिंदी में। राजभाषा नियम जो है 1976 के अनुसार ऐसा नियम है कि किसी भी देश के भाग से कहीं से भी प्राप्त हिंदी पत्रों का जो जवाब देना होगा तो केवल हिंदी में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय ब्यूरो संबंधित है, तो केंद्रीय ब्यूरो जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय हिंदी समिति के पदेन अध्यक्ष हैं, तो केंद्रीय हिंदी समिति के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं या उपराष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। और आप सभी ये ध्यान में रखें कि केंद्रीय हिंदी समिति के पदेन अध्यक्ष जो हैं वह प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री हैं। और ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीटेट एग्जाम में भी पूछा गया है कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो जो है संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजभाषा है, तो भारत की जो राजभाषा है वह क्या है? हिंदी और अंग्रेजी है, केवल हिंदी है, केवल अंग्रेजी है या उर्दू है? तो भारत की जो राजभाषा है हिंदी वो अंग्रेजी दोनों है। ठीक है, और क्यों है ये मैं बताऊंगी। कल के टॉपिक में ये छूट गया था बताना, तो आज के इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी इसे। ठीक है, तो भारत की जो राजभाषा है वह क्या है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं, दोनों को समान अधिकार मिला है राजभाषा के रूप में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। ये आप हमेशा ध्यान में रखें कि भारत की जो राजभाषा है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा नीति संबंधी राष्ट्रपति का पहला आदेश कब जारी हुआ? राजभाषा नीति संबंधी राष्ट्रपति का पहला आदेश जो जारी हुआ था वह कब जारी हुआ था? तो यह जारी हुआ था 22 मई 1952 को। ठीक है, 22 मई 1952 ईस्वी को। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वह सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि अष्टम अनुसूची में अंग्रेजी को सम्मिलित करने के लिए निजी बिल किसने प्रस्तुत किया था? अष्टम अनुसूची में जो है अंग्रेजी को सम्मिलित करने का जो प्रयास किया गया था, जिन्होंने निजी बिल को प्रस्तुत किया था, तो वह कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे या फ्रैंक एंथनी थे? वैसे आप सभी को अच्छे से इसका आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि बाकी सभी जितने भी नाम हैं सभी से आप परिचित हैं, लेकिन इसमें एक नाम जो है ऑप्शन नंबर डी, ये थोड़ा लग रहा है कि अंग्रेजी टाइप का नाम है, तो यही होंगे जिन्होंने अंग्रेजी के लिए निजी बिल प्रस्तुत किया था। तो फ्रैंक एंथनी है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और कल के टॉपिक में जो है थोड़ा सा कुछ दो महत्वपूर्ण बातें जो है वह छूट गई थी, वो मैं बताना भूल गई थी, तो आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ चीज़ को। वैसे ऑब्जेक्टिव में ये आ चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव अपनी जगह पे है, पर इससे मैं थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप सभी देखें। तो राजभाषा अधिनियम 1963 से संबंधित विधेयक जो है 13 अप्रैल 1963 को लोकसभा तथा 3 मई 1963 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, है ना। इससे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि राज्यसभा अधिनियम 1963 से संबंधित जो है विधेयक 13 अप्रैल 1963 को लोकसभा तथा 3 मई 1963 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये प्रस्तुत किया गया। उसके बाद पारित कब हुआ? तो 25 अप्रैल वो 7 मई 1963 को पारित हुआ। तो 25 अप्रैल को जो पारित हुआ था यह लोकसभा के द्वारा पारित हुआ था, और 7 मई को जो पारित हुआ था यह हुआ था राज्यसभा के द्वारा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि राज्यसभा अधिनियम 1963 से संबंधित विधेयक जो है 13 अप्रैल 1963 को लोकसभा तथा 3 मई 1963 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, और क्रमशः 25 अप्रैल व 7 मई 1963 को यह पारित हुआ था। दूसरी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह आती है कि भारत की राजभाषा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों है। ठीक है, तो भारत की राजभाषा है हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों है। तो
क्यों है दोनों ये जानते हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 120 की धारा, ठीक है, 120 की धारा 01 भाग 17 के अनुसार अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन जो है संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है। इसलिए भारत की जो राजभाषा है हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों हैं। ये चीज़ भी क्लियर हो गया। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण बातें और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।